स्वागत है दोस्त। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का अभ्यास सेट हम तीसरा करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं जिसमें हम जो है हिंदी के मिक्स क्वेश्चंस को करते हैं और ये हमारा जो है तीसरा वाला सेट रहने वाला है जिसमें जो है 20 क्वेश्चन मिक्स लिए गए हैं। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इस सेट का है वह है उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो आपके सिलेबस का पार्ट है उत्साह की कविता। इसमें जो बादल का प्रतीक बताया गया वह बताया गया है क्रांति और नई चेतना को। अब देखिए उत्साह के बारे में यहाँ पर निबंध लिखा है, कविता का परिचय होगा। ये कविता का परिचय देखें तो उत्साह कविता किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। यह एक सुप्रसिद्ध और ओजस्वी कविता है जिसमें बादल एक केंद्रीय विषय के रूप में लिया गया है जो कि किसका प्रतीक बताया जा रहा है, क्रांति और नई चेतना का। इसके अलावा इसका यदि हम सांस्कृतिक अर्थ देखें तो यहाँ बादल केवल मौसम का हिस्सा नहीं बल्कि कवि के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में है। यह एक क्रांति का प्रतीक है। बादल अपनी गरजने बरसने और बिजली की कड़क के साथ पुराने और जड़ समाज में आमूल चूल परिवर्तन और क्रांति का संदेश लाने का प्रतीक दिखाया गया है। नई चेतना के रूप में यह कविता बादल के माध्यम से समाज में निराशा और हताशा को दूर कर एक नई चेतना और आशावाद का संचार करती है। कवि का क्या आह्वान है, तो निराला जी ने बादलों को एक सृजनकर्ता और विध्वंसक दोनों ही रूप में देखा है जो पुरानी मान्यताओं को तोड़कर नए समाज का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। उत्साह कविता आपने पढ़ी ही होगी। आप जो है यदि इस हिसाब से सिलेबस की तैयारी कर रहे होंगे तो अब तक आपने पढ़ ली होगी। तो इसमें जो है क्रांति और नई चेतना का प्रतीक है। यह कविता किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, दोनों ही आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ रहा है इसमें राम, यहाँ पर लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच जो संवाद है, लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें जो कौशिक शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इसमें जो कौशिक शब्द है यह विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया था। किसने किया था, तो परशुराम जी ने किया था। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। तो संदर्भ देखें तो लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड का एक भाग है जिससे उठाया गया है। इसको संबोधन क्या है, जब परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं तब विश्वामित्र जी उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। इसी संवाद के दौरान परशुराम जी ने विश्वामित्र को कौशिक शब्द का प्रयोग करते हुए पुकारा। इसका अर्थ क्या है, तो कौशिक ऋषि विश्वामित्र का ही एक नाम है क्योंकि वे कुशिक वंश के वंशज थे, यानी कि भाई एक कुशिक वंश के वंशज थे, इसलिए उनका नाम कौशिक रखा गया। इसलिए परशुराम जी विश्वामित्र को कौशिक शब्द से संबोधित करते हैं। इसमें काव्य विशेषता क्या है, तो इस प्रसंग में वीर रस और रौद्र रस का सुंदर मिश्रण हमें देखने को मिलता है। यानी कि इसमें वीरता और रौद्र रस दोनों ही इस संवाद में हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी इसमें क्रोधित हो जाते हैं, उधर परशुराम जी अलग क्रोधित देखते हैं। तो एक दूसरे को जो है चुनौतियां पेश करते हुए वह वीर रस का भी बखान करने लगते हैं। तो इस प्रकार इसमें वीर रस और रौद्र रस दोनों का क्या है, एक मिश्रण देखने को मिलता है लक्ष्मण परशुराम संवाद में। किसने लिखा है, तो रामचरितमानस से है। तो किसने लिखा होगा, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ। तो उम्मीद आपको यह समझ आया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख के लेखक कौन थे। तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख के लेखक द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में यदि हम जाने तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जो जन्म है 1864 में होता है और 1938 में जो है यह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के प्रवर्तक एक महान पत्रकार, समीक्षक और निबंधकार। तो इतने ज़्यादा इनका महत्व है कि इनके लिए हिंदी साहित्य में एक अलग से युग यानी कि द्विवेदी युग दिया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना होगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं हिंदी साहित्य में। यदि हम इनके प्रमुख लेख देखें तो एक तो यही स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन इन्होंने किया। यह इनका एक वैचारिक निबंध था जिसमें उन्होंने स्त्री शिक्षा के महत्व को दृढ़ता से प्रतिपादित किया। इसके अलावा वैचारिक पृष्ठभूमि को यदि हम देखें तो उन्होंने स्त्री शिक्षा के विरोध में दिए जाने वाले कुतर्कों का तार्किक और अकाट खंडन किया है, जो उस समय एक क्या था, साहसी कदम था। अब 1864 से 1938 के बीच का समय आप समझ सकते हो कितना प्राचीन समय चल रहा था। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया है जैसे कि कालिदास की कृतियाँ हुई, यानी जो कालिदास की रचना है थी उनका अनुवाद इन्होंने किया। इसके अलावा सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया जो कि हिंदी भाषा का क्या है, एक परिमार्जित है।
इसके अलावा महत्व देखें तो यह लेख न केवल एक साहित्यिक कृति है बल्कि एक सामाजिक सुधारवादी दस्तावेज भी है, जिसमें स्त्रियों के शिक्षा के अधिकार के लिए एक मजबूत आवाज़ उठाई गई है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग चलता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 तक रहे। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेके निका है। इनके द्वारा चलाई गई पत्रिका का नाम सरस्वती है। यह भी बार बार क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा चलाई गई पत्रिका का नाम सरस्वती था। इसके अलावा कालिदास की कृतियों का अनुवाद भी इन्होंने किया है, यानी कालिदास की रचनाओं का अनुवाद करते हुए उसका कालिदास की कृतियों की रचना इन्होंने की है। तो इन सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और सारी की सारी ही चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक से अगला क्वेश्चन आया है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सरकारी तंत्र की किस मानसिकता पर चोट की गई है? तो जाहिर सी बात है किस पर की गई है? गुलामी की मानसिकता पर की गई है। परिचय देखें तो यह कहानी प्रख्यात कथाकार कमलेश्वर द्वारा रचित है। तो कमलेश्वर को भी आपको याद रखना है। यह क्या है? एक व्यंग है, वो भी तीखा व्यंग, जो कि सत्ता में चाटुकारिता और औपनिवेशिक मानसिकता पर क्या कर रहा है? प्रहार कर रहा है। इसका प्रमुख विषय क्या था? तो जॉर्ज पंचम की नाक का प्रतीक भारतीय सम्मान और ब्रिटिश शासकों के प्रति आज भी व्याप्त गुलामी की मानसिकता, यानी जो भारतीयों में उस समय आज़ादी के बाद भी जो गुलामी की मानसिकता व्याप्त रह गई थी, उस पर जो है टकराव करता है। इसके अलावा व्यंग्यात्मक चोट क्या करता है? तो लेखक ने सरकारी तंत्र और अखबारों की उन हरकतों पर व्यंग किया जो एक विदेशी शासक की नाक, यानी कि उसके मान को बचाने के लिए देश के आत्मसम्मान को दांव पर लगा रहे थे। सामयिक महत्व क्या है? तो कहानी आज के दौर में भी प्रासंगिक है, जो हमें याद दिलाती है कि भौतिक प्रगति के बावजूद हमारी सोच कितनी गुलाम हो सकती है। महत्व क्या है? यह कहानी न केवल एक साहित्यिक कृति बल्कि एक सामाजिक दर्पण भी है, जो सत्ता के गलत इस्तेमाल और आम जनता की उपेक्षा पर सवाल उठाता है। तो आपने जॉर्ज पंचम की नाक जरूर पढ़ी होगी, काफ़ी शानदार कृति है ये, कमलेश्वर जी द्वारा रचित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है रीतिकाल से। रीतिकाल के कवियों की मुख्य भाषा क्या थी? तो देखिए, रीतिकाल के कवियों की मुख्य भाषा ब्रज भाषा ही थी, क्योंकि ज़्यादातर कवि जो है ब्रज भाषा के क्षेत्र से निकले थे। रीति का क्या अर्थ है आप मुझे बताएं कमेंट में। इसके अलावा हम रीतिकाल के बारे में और जानते हैं। तो रीतिकाल जो है कि 1650 से लेकर 1850 तक के समय तक चला। हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग था, यह जहाँ अलंकार, छंद और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। यानी कि अलंकार होते थे इनकी जो भी कृतियाँ या काव्य रचनाएं होती थी, छंद होते थे उनमें, और श्रृंगार रस मेन होता था। चूँकि रीतिकाल में जो रीति है इसका मतलब ही क्या होता है? प्रेम से संबंध होता है, तो उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि मुख्य भाषा देखें तो इस काल में कवियों ने काव्य रचना के लिए मुख्य रूप से ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया। यह भाषा अपनी मधुरता और लयात्मकता के लिए जानी जाती है। महत्व क्या है? ब्रज भाषा में श्रृंगार और कृष्ण भक्ति के सुंदर पदों की रचना हुई, जिसने इस काल के काव्य को अद्वितीय बना दिया। अपने हिसाब से क्या बना दिया? अद्वितीय, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो यह शब्द भी बार बार आपसे एक शब्द में भी पूछा जा सकता है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे क्या कहेंगे? तो अद्वितीय कहेंगे। इसके अलावा प्रमुख कवि देखें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी, घनानंद, पद्माकर और भूषण। भूषण जैसे कवियों ने ब्रज भाषा को अपनी रचनाओं में और समृद्ध किया। तो बिहारी, घनानंद, पद्माकर, भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। साहित्यिक सांस्कृतिक प्रभाव को देखते हैं तो इस भाषा के माध्यम से रीतिकाल ने भारतीय काव्य परंपराओं को एक नई दिशा दी और नई कलात्मक ऊंचाइयों तक पहुँचाया। तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वागत शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वह होता है सु धन आगत, यानी कि ऊ का मिलन आ से हु का हो रहा है इसमें, और इसके बाद वा का निर्माण हो रहा है। तो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। यदि हम यण संधि का परिचय देखें तो एक प्रमुख स्वर संधि के रूप में यण संधि आती है। इसमें क्या होता है कि जो ई ऊ और री स्वरों के बाद भिन्न स्वर आने पर भी या, वा या रा में बदल जाते हैं। जैसे ऊ या बड़ा ऊ प्लस भिन्न स्वर हो तो वह बा में बदल जाएगा, जैसा कि इसमें हो रहा है स्वागत में। अब इसके अलावा यह परिवर्तन संधि का मुख्य आधार है। स्वागत उदाहरण के लिए देखें तो स्वागत शब्द इसी संधि का एक सटीक उदाहरण है, जिसमें विच्छेद सुधन आगत होता है। स्वागत का विच्छेद क्या है? यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। सुधन आगत क्या होता है? स्वागत होता है। यदि हम व्याख्या देखें तो यहाँ सु का उ और आगत का आ मिलकर क्या बना रहे हैं? बा बना रहे हैं, और गत जुड़ जाता है। इस प्रकार स्वागत का निर्माण हो जाता है। महत्व है यण संधि का ज्ञान संधि विच्छेद और संपूर्ण
और शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि यण संधि क्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो देखो, त्रिभुवन में पहला शब्द क्या है, एक संख्यावाचक है ना, 3 का वो दिखा रहा है, जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो या पहला पद संख्यावाचक हो उसमें द्विगु समास होता है। इसे आप याद रखिएगा। काफ़ी सिंपल समास है द्विगु समास, आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे पंचतंत्र में कौन सा समाज है आपसे पूछ सकता है, तो पंच यानी 5 का याद दिला रहा है। ऐसे ही चौराहा में शब्द 4 का याद दिला रहा है, तो क्या होगा, द्विगु समाज होगा। तो इस प्रकार से आप द्विगु समाज को पहचान सकते हैं। यदि हम द्विगु समाज की परिभाषा देखें, एक तत्पुरुष समास का ही भेद, जिसमें पहला पद हमेशा एक संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण होता है, इसको याद रखना है। नियम क्या है, पहला पद संख्या और दूसरी पद संज्ञा होगा। यह समाज अक्सर एक समूह या समाहार का बोध होता है। जैसे त्रिभुवन शब्द इसी समाज का एक सटीक उदाहरण, जिसका विग्रह 3 भवनों का समूह होगा, यानी कि एक प्रकार से एक समूह की चीज का बात करता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह क्या कहलाता है, चौराहा कहलाता है। इसी प्रकार व्याख्या करें तो त्रि का अर्थ 3 और भुवन का अर्थ संसार, जो कि एक संज्ञा है। तो त्रिभुवन मिलाकर 3 संसारों का समूह बनता है। त्रिभुवन क्या है, 3 संसारों का समूह। द्विगु समाज को पहचानने के लिए शब्द के पहले पद की संख्या पर ध्यान देना आवश्यक है, जो समूह का संकेत देती हो। उम्मीद है आपको द्विगु समाज समझ आया होगा, किस प्रकार से आपको पहचानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव पूछ रहा है। आपसे कुछ समय पहले ही, 1-2 दिन पहले ही मैं रस और स्थायी भाव पर काफ़ी अच्छी क्लास ले चुका हूँ। यदि आप रसों में कन्फ्यूज होते हैं तो ज़रूर देखें, और मैंने उदाहरण सहित काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक होगा। यदि हम परिचय देखें तो करुण रस एक प्रमुख रस है, जहाँ इष्ट की हानि, अनिष्ट की प्राप्ति और प्रेम पात्र के वियोग में हृदय में तीव्र शोक की लहर उत्पन्न होती है। स्थायी भाव क्या है, इस रस का स्थायी भाव शोक होता है। यह शोक रति के अभाव का दुख होता है, जो स्थायी रूप से मन में वास करता है। विभाव और अनुभाव क्या है, तो इस रस में विभाव मृतक या विपत्तिग्रस्त जन और अनुभाव अश्रु, करुण, केंद्रन, दीन, वाणी और रोमांच होती है। व्याख्या क्या है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब यह स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, तब करुण रस की अभिव्यक्ति होती है। महत्व क्या है, करुण रस भारतीय काव्य परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मानवीय संवेदनाओं को गहराई से स्पर्श कराता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा करुण रस। अब इसके अलावा रस की संख्या कितनी बताई गई है एनसीईआरटी की बुक्स में, कृपया कमेंट में बताने का प्रयास करें। इसके बाद देखते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई में अलंकार पूछ रहा है। काफ़ी सिंपल और बार बार आने वाला यह उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राई। इसमें होता है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार की पहचान क्या है, तो देखो, एक होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में हम तुलना करते हैं, लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है, हम तुलना न करके उसी चीज को बता देते हैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर लिखा है चरण कमल, यानी कि कमल को क्या कह रहे हैं, कि कमल ही चरण है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि चरण कमल के समान है, समान नहीं है, चरण कमल ही है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। यदि यहाँ पर ऐसे कहते कि चरण कमल के समान है, तो वो उपमा हो जाता। तो उपमा और रूपक में बहुत माइनर सा अंतर होता है। उम्मीद है आपने अलंकार पढ़े होंगे और आपको मेरी बात समझ आ रही हो। यदि आपने नहीं पढ़े तो मैंने काफ़ी अच्छे से इस पर भी एक क्लास ले रखी है हिंदी की, आप उसको देखिए। मैंने उसमें जो है जो अब हमारे जो बॉलीवुड के गाने हैं उनके ज़रिए आपको एक एक अलंकार को समझाने का प्रयास किया, ताकि आप कभी भी इनको भूल ना पाएँ, यानी किस प्रकार से इनका लॉजिक लगता है वो तो ना भूल पाएँ कम से कम। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब यदि हम रूपक अलंकार को देखें, तो रूपक अलंकार एक अर्थ अलंकार होता है, यानी कि इसमें अर्थ के हिसाब से जो अलंकार आते हैं उन्हें अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार में शब्दों का खेल होता है। तो यह है उपमेय, जिसकी तुलना हो रही हो, और उपमान, जिससे तुलना हो रही हो, में अत्यधिक समानता के कारण अभिहित कोई भी अंतर न होना स्थापित करता है, यानी कि कोई अंतर ही नहीं होता, बिल्कुल उसी के समान बता देता है। नियम क्या है, यहाँ उपमेय को सीधा उपमान मान लिया जाए, ना कि उसे उसके जैसा बताया जाए, यानी कि इसमें सा, सी, से जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। यदि सा, सी, से जैसे शब्द प्रयोग हो रहे हैं तो वह उपमा अलंकार होगा, नहीं हो रहे हैं तो रूपक अलंकार होगा। उदाहरण के लिए चरण कमल बंदो हरि राय शब्द इसी अलंकार का एक सटीक उदाहरण है। व्याख्या देखें तो यहाँ चरण उपमेय है, जो कि सीधा कमल उपमान को ही मान लिया गया है। कभी हरि के चरणों को कमल जैसा नहीं बल्कि सीधा कमल ही कह रहा है, इस बात पर विशेष ध्यान दें। यदि वह कमल जैसा कहता तो उपमा अलंकार होता, लेकिन यह सीधा कमल ही कह रहा है तो क्या होगा, रूपक अलंकार होगा।
रूपक अलंकार का ज्ञान काव्य के गहरे अर्थों और सौंदर्य को समझने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। उम्मीद है आपको रूपक अलंकार समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख का तारा मुहावरे का सही अर्थ बताने को बोल रहा है। तो क्या बहुत प्यारा होना होगा, कम देखना, आँख में दर्द बहुत। तो जाहिर सी बात है, आँख का तारा होना क्या है, बहुत प्यारा होना। परिचय देखें तो आँख का तारा एक प्रचलित हिंदी मुहावरा है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के अत्यधिक प्रिय या प्यारे होने को दर्शाने को कहा जाता है। भावार्थ देखें तो यह मुहावरा किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान व्यक्ति को संकेत करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक आँख में तारा उसकी दृष्टि और सुंदरता का केंद्र होता है। उदाहरण, यह छोटा बच्चा अपनी माँ की आँख का तारा है। यहाँ बच्चा माँ के लिए बहुत प्यारा है, यही बात कही जा रही है। व्याख्या, यह आँख को प्रेम और देखभाल का प्रतीक माना गया है और तारे को उस प्रेम के केंद्र बिंदु के रूप में देखा गया। ऐसे मुहावरे भाषा को अधिक प्रभावशाली और भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाते हैं। ये तो काफी सिंपल है, आपको समझ आ ही गया होगा। आगे देखते हैं, सूरज का तत्सम शब्द पूछा गया है। तो तत्सम शब्द से क्या आशा है, ऐसे शब्द जो कि प्राचीन समय में सम यानी कि समान थे, यानी कि संस्कृत भाषा जो आपको पता होगा कि हिंदी जो है संस्कृत भाषा से जन्मी है। तो ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत से आए हुए हैं और एज इट इज उपयोग हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो संस्कृत में सूरज को क्या कहा जाता है, सूर्य। तो यहाँ पर तत्सम शब्द क्या होगा, सूर्य होगा। अब सूर्य संस्कृत का एक तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ सौर मंडल का एक केंद्रीय तारा होता है। भावार्थ क्या है, यहाँ शब्द केवल एक तारा नहीं बल्कि प्रकाश, ऊर्जा, जीवन और ऊर्जा के परम स्रोत का प्रतीक है। इसे रवि और दिनकर जैसे शब्दों के साथ भी जाना जाता है। सूरज के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं, रवि, दिनकर, सूर्य, सूरज होते हैं, भास्कर भी होता है। और इसके अलावा उदाहरण देखें तो प्रातः काल में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत सुंदर होता है। यहाँ सूर्य शब्द सीधे संस्कृत से लिया गया। व्याख्या, यहाँ सूर्य तत्सम और सूरज तद्भव है, यानी कि हिंदी में परिवर्तित हो गया है। सूर्य से ही आगे चलकर हिंदी में क्या बन गया, सूरज बन गया है। उसको बोलेंगे तद्भव, और जो संस्कृत से ही है उसे बोलेंगे तत्सम। उम्मीद है यही भी बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आमिष का विलोम शब्द पूछा है। अब आमिष क्या होता है, तो आमिष का मतलब होता है ऐसे लोग या ऐसा कोई भी पर्सन या जीव जंतु जो कि मांसाहारी हो। तो इसका विलोम क्या होगा, निरामिष होगा। देखो अब विलोम शब्दों में एक ट्रिक लगती है, यदि विशेषण के रूप में है तो उसका जो विलोम शब्द भी हमें विशेषण के रूप में देना होगा, यदि संज्ञा के रूप में है तो संज्ञा। अब यहाँ पर वैसे तो आमिष का विलोम शब्द मतलब विलोम रूप अपन इसमें शाकाहारी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें आमिष के हिसाब से निरामिष ही परफेक्ट है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान रखना होता है। अब देखिए आमिष का मतलब क्या होता है, मीट ईटिंग जो कि मांस खाता हो, और निरामिष क्या होता है, नॉन मीट ईटिंग जो कि मांस नहीं खाता हो। हिंदी में विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। भावार्थ, आमिष का अर्थ है कि जो मांस का सेवन करता हो, और निरामिष का अर्थ है जो मांस का सेवन ना करता हो। यह केवल भोजन नहीं बल्कि जीवन शैली और विचारधारा के भी प्रतीक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। उदाहरण, निरामिष भोजन स्वास्थ्य और नैतिकता के लिए उत्तम माना जाता है, जबकि और क्योंकि यह अहिंसा और दया जैसे मानवीय मूल्यों से जुड़ा है। व्याख्या, यहाँ मांसाहारी आमिष और शाकाहारी निरामिष एक ही अर्थ रखते हैं, लेकिन निरामिष अधिक शास्त्रीय और विपरीतार्थक शब्द है जो मांस रहित भोजन रहता है। महत्व क्या है, तो विपरीतार्थक शब्द का ज्ञान हिंदी व्याकरण, लेखन और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उम्मीद है आपको यह चीज़ समझ आई होगी जो मैंने समझाने का प्रयास किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कीर्ति का भाग 2 से आया है। तो हिंदी की जो कीर्ति का भाग 2 है उसका पाठ है, यही थैया झुलनी हैरानी हो रामा। इसके लेखक के बारे में पूछ रहा है कि ये किसका लेखन कार्य है। तो शिव प्रसाद मिश्र, जिन्हें रुद्र की उपाधि दी गई थी, उन्होंने यही थैया झुलनी हैरानी हो रामा को लिखा है। अब इसके बारे में और जानते हैं। तो परिचय देखिए, कीर्ति का भाग 2 का यह पाठ, यही थैया झुलनी हैरानी हो रामा, काशी वाराणसी के जीवन और वहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण कहानी निबंध है। यह प्रसिद्ध कहानी निबंध है। लेखक के बारे में, यह महत्वपूर्ण पाठ के रचयिता हैं शिव प्रसाद मिश्र, जिन्हें रुद्र की उपाधि दी गई है, जो
अपनी आंचलिक कहानियाँ और काशी के सजीव चित्रण के लिए भी जाने जाते हैं। विषय वस्तु पाठ में काशी की एक प्रसिद्ध परंपरा झुलनी हेराना का वर्णन किया गया है, जो सावन के महीने में झूले पर बैठने और फिर झूले के अचानक चले जाने की परंपरा होती है। यह एक सांस्कृतिक अनुभव होता है। व्याख्या देखें तो रुद्र जी ने काशी के लोगों के विश्वासों, उनकी अंधविश्वासों और उनकी धार्मिक आस्था को कहानी के माध्यम से बहुत ही रोचक तरीके से व्यक्त किया है। महत्व क्या है? तो यह पाठ न केवल काशी की संस्कृति से परिचित कराता है, बल्कि लेखक के जीवन, सजीव चित्रण और आंचलिक भाषा के प्रयोग से पाठकों को एक अद्वितीय साहित्यिक अनुभव भी प्रदान करता है। तो उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा। यही ठैया झुल्ली हिरानी और रामा के लेखक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं। अगले में पूछा है दोहा के दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या। तो यह क्वेश्चन हम पिछली बार भी कर चुके थे सेट में। उसमें 13 यानी कि उसने पूछा था पहले और तीसरे चरण में, इसमें पूछ लिया है दूसरे और चौथे चरण में। तो दोहे में कुल 48 मात्राएं होती हैं, यह आपको ज्ञान होगा, जिसमें कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा एक प्रकार का अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा चरण विषम और द्वितीय और चतुर्थ चरण सम कहलाते हैं। मात्रा की गणना कैसे होती है? तो दोहा के विषम चरण पहला और तीसरा में 13 मात्राएं और सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। गुण विधान दोहा के प्रथम चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और फिर चौथे में 11 मात्राएं। इस प्रकार कुल योग कितना बनता है? दोहा में कितनी मात्राओं का योग बनता है? तो 18 मात्राओं का बनता है। सम चरण के अंत में गुरु जो कि इस प्रकार का होता है और लघु जो कि इस प्रकार का होता है। वर्णों का संयोजन भी महत्वपूर्ण है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी कि यहाँ पर रहीमन पानी राखिए पहला चरण हुआ। दूसरा चरण कौन सा होगा? बिन पानी सब सून। तो पहले चरण में मात्राएं गिनिए क्या 13 है और दूसरे चरण में मात्राएं गिनिए क्या 11 है। तो आप पाएंगे बिल्कुल हैं। इसके आगे फिर तीसरा चरण आएगा पानी गए न उबरे और चौथा चरण आएगा मोती मानस चून। तो इस प्रकार से दोहे बने होते हैं। इनमें मात्राओं का बहुत बड़ा खेल रहता है। तो उम्मीद है आपको यह समझ आया हुआ। अगला क्वेश्चन है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से कौन एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है पूछा गया। तो आपको पता होगा छायावाद के 4 स्तंभ आपने कई बार रिपीट किए होंगे। प्रसाद, पंत और निराला होती हैं। इसके अलावा महादेवी वर्मा होती हैं। तो आगे जो है छायावाद से संबंधित नहीं है। छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली युग है, जो मुख्य रूप से 1918 से 36 तक रहा। तो ये भी याद रखना, हिंदी साहित्य में छायावाद कब से कब तक रहा? 1918 से 36 तक, यानी टोटल 18 साल। यह युग अपनी व्यक्तिपरक भावना, प्रकृति के मानवीकरण और आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए जाना जाता है। 4 छाया स्तंभ। छायावाद के विकास में 4 कवियों का केंद्रीय योगदान था। इन्हें 4 प्रमुख स्तंभ भी कहा गया, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। यही जो है हमारे प्रश्न का केंद्र था। काव्यगत विशेषताएं। इस युग की कविता में देश प्रेम, सौंदर्य प्रेम और रहस्यानुभूति को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। छंद और भाषा में भी नवीनता है। व्याख्या देखें। अन्य कवि जैसे अज्ञेय या मुक्तिबोध छायावाद के बाद के युग, जिसे हमने प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का नाम दिया है, से संबंधित हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। जयशंकर प्रसाद की जो है यह एक लाइन है। यह छायावादी कविता की कोमलता और रहस्यानुभूति को दर्शाती है। उम्मीद है आपको छायावाद समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो देखिए यह क्वेश्चन भी अभी हमने पूछा था, उसने त्रिभुवन में। अब पूछा है पंचतंत्र में। तो वही 5 क्या है? एक संख्या को दर्शा रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। अब पंचतंत्र प्राचीन भारत का एक विश्व प्रसिद्ध नीति कथा संग्रह, जिसकी रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। यह काफ़ी पूछा जाता है यह क्वेश्चन। इसके अलावा यदि संरचना देखें तो पंचतंत्र का शाब्दिक अर्थ है 5 तंत्र या 5 अध्याय। इसके 5 प्रमुख भाग होते हैं, तंत्र होते हैं, जिनमें इन तंत्रों के क्या क्या नाम है। हालांकि इतना डिटेल में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने जानकारी के लिए, नॉर्मल जानकारी के लिए लिख लिया है। इन 5 तंत्रों को क्या क्या नाम दिया गया है? मित्र भेद, मित्रलाभ, काकोल्यकियम, लब्ध प्राणास और अपरीक्षित कारक। समास विग्रह देखें तो पंचतंत्र शब्द का समास विग्रह 5 तंत्रों का समूह होता है। इसमें पहला पद पंच 5 एक संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद तंत्र एक संज्ञा है।
इसके अलावा व्याख्या देखें तो व्याकरण के अनुसार किसी समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और वह शब्द एक समूह का बोध कराता है तो उसे द्विगु समाज कहते हैं। जैसे त्रिलोकी यानी कि 3 लोकों का, तो त्रि ये क्या है, एक संख्या का बोध करा है। इस प्रकार से चौराहा, ये सब क्या करा रहे हैं, संख्या का बोध करा रहे हैं। पंचतंत्र में द्विगु समास है क्योंकि यहाँ 5 तंत्रों के एक संगठित समूह का बोध कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो प्रति धन एक, इसका सही संधि विच्छेद होता है। प्रत्येक एक अति प्रचलित सामाजिक शब्द है जिसका उपयोग हिंदी भाषा में हर एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। संधि प्रकार, इसकी संधि जो है यण संधि होगी। यण संधि होगी क्योंकि इसमें ई और ए मिलकर क्या बन रहा है, या बन रहा है। अभी हमने इससे पहले भी देखा था एक क्वेश्चन स्वागत वाला, उसमें स्वागत में क्या हो रहा था, सुधन आगत, यानी कि उ और आ मिलकर वा बना रहे थे। इसमें ई और ए मिलकर या बना रहे हैं। यह यण संधि का एक उदाहरण है। संधि विच्छेद भी कैसा होगा, प्रति धन एक होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, इससे पहले हम कर चुके हैं यण संधि किस प्रकार की होती है। आगे देखते हैं। विज्ञापन लेखन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो जो हम विज्ञापन लिखते हैं उसमें महत्वपूर्ण सबसे क्या होगा, तो भाई विज्ञापन होते ही किस लिए हैं, ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। तो उनका महत्वपूर्ण चीज़ होगी आकर्षक शीर्षक और चित्र। विज्ञापन लेखन एक कला है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी उत्पाद सेवा समाचार को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत कर लोगों को आकर्षित करना। महत्वपूर्ण तत्व क्या है, एक प्रभावी विज्ञापन के लिए आकर्षक शीर्षक यानी कि हेडिंग, सम्मोहक चित्र यानी कि विजुअल और स्पष्ट संदेश यानी कि मैसेज अनिवार्य होते हैं। उम्मीद है आपको विज्ञापन लेखन समझ आया होगा। आगे देखते हैं। आत्मजा किसका पर्यायवाची शब्द है पूछ रहा है। तो आत्मजा से तात्पर्य होता है पुत्री या बेटी से। आत्मजा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं, तो इसके जो अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे वह होंगे बेटी, सुता, तनया, तनया भी बेटी को बोलते हैं। नंदिनी, याद रखना नंदिनी शब्द आप बहुत कॉमन है, आपने कई जगह नाम सुना होगा। इसका मतलब भी शब्दों में क्या होता है, बेटी। इसके अलावा तनुजा, आत्मजा, ये सब क्या है, पुत्री या बेटी के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको याद रखना आप, क्योंकि पर्यायवाची शब्द भी आपके सिलेबस में आते हैं। अब मुहावरा आया है एक, पहाड़ टूटना का क्या अर्थ है। ये भी काफ़ी सिंपल है, भारी विपत्ति आना ही क्या होगा, पहाड़ टूटना होगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे आज के क्वेश्चन लगभग सारे समाप्त हो गए हैं। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।